हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे दैट इज़ प्रिंटेड लर्निंग, जिसमें हम अपने लेक्चर 1 में लेके आए हैं एक टॉपिक दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा जी, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का साइंस क्लास 10th के अंदर, ये काफ़ी डिमांडेड टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास ये। या इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि जो चैप्टर है आने वाली हायर क्लासेस के अंदर हम एक ब्रांच पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ब्रांच डिस्कस की जाएगी आपसे, शायद आपने वर्ड सुना हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन कोर्स है। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी शुरुआत जो है इस चैप्टर में हो जाती है। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा आज चैप्टर शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जो कंटेंट है वो क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन का मतलब कार्बन से शुरुआत होगी, उसके एटॉमिक नंबर से, उसके यूजेज, उसकी अबंडेंस, उनका जो डेली लाइफ का हम जो रिलेट करते हैं, यूजेज को देखते हैं, उसको कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बॉन्डिंग इन कार्बन। एक हमने बॉन्डिंग वर्ड शायद पढ़ा 9th क्लास में, जब हमने वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को पढ़ा था। और इस बार हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कार्बन के अंदर बॉन्डिंग। देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं इस बॉन्डिंग के अंदर, इस बॉन्डिंग कंसेप्ट के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वर्सेटाइल nature of carbon. Then next homologous series. Then functional groups. Then IUPAC, nomenclature of organic compounds. Then next, chemical properties of carbon compounds. Then next, important कार्बन कंपाउंड्स। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी डिस्कस करती है, उनको हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है अभी। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट है एंड लास्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बेटा जी, सारे टॉपिक हैं जो हमने 1 by 1 डिस्कस करनी है। और इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे इस कंटेंट को, इस चैप्टर को आगे फॉलो करेंगे, प्लीज अपनी नोटबुक को लेके बैठें। और जो टॉपिक आपको करवाए जाएंगे 1 by 1, ये कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स हैं जो इनके अंदर हमारे पास आएंगे, वो भी साथ साथ डिस्कशन किए जाएंगे। तो प्लीज कॉपी को लें, नोटबुक को लें, डेट वाइज अपना काम करें, ताकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उसको प्रॉपरली एग्जाम टाइम्स में रीड कर सकें और उसमें कुछ ना कुछ आपको वही अगेन अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अपने पहले टॉपिक को शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक को शुरू करूंगा, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो शुरुआत
उसके कंपाउंड से पहले तो हमें कार्बन को ही पढ़ना पड़ेगा कि कार्बन क्या वर्ड हम जानते हैं कार्बन के बारे में। इतना हमने जरूर सुना है कि कार्बन जो है एक नॉन मेटल है और एक अच्छे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल में से एक है कार्बन। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इसका हम एटॉमिक नंबर देखते हैं वो 6 रहता है। अब बात करते हैं कि कार्बन चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि कार्बन को हमने कहां देखा है हमारी डेली लाइफ में, कार्बन के क्या यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर हम अपनी डेली लाइफ यूजेस की बात करें, अगर हम अपने डेली लाइफ यूजेस की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कितने कार्बन के कंपाउंड्स को देखते हैं, यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं अपने लिविंग सिस्टम के बारे में। हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। अब लिविंग थिंग्स में शायद आपने इन सारे वर्ड्स के बारे में सुना होगा कभी ना कभी। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे वर्ड्स, ये सारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा हम बात करें पेंट, डाइज, क्लोथ्स, ड्रग्स, जो भी दवाइयां हैं मोस्टली कार्बन। इसके अलावा मतलब कार्बन के यूजेस की अगर हम बात करें हमारी डेली लाइफ में तो हजारों कंपाउंड्स ऐसे हैं, हजारों मटेरियल ऐसे हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं और जिसको हम डेली लाइफ में देख रहे हैं। चलिए बातें होती रहेंगी, कुछ कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कंसेप्ट की बात करें, छोटा सा एक टॉपिक रहता है इसका, अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ कार्बन। इनके ऊपर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर तो यही टॉपिक रहेंगे कि कहां मिलता है, कितना मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल क्या है कार्बन का, ये सारी बातें हमारी इंट्रोडक्शन में रहेंगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबंडेंस की। अबंडेंस में हम देखते हैं कार्बन अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। अब कितनी परसेंटेज मिलती है इसकी अर्थ क्रस्ट में? 0.02%। एटमॉस्फेयर में मिलती है 0.03%। किस फॉर्म में मिलती है? यहां मिलती है जी आपको ये मिनरल्स की फॉर्म में, जिसमें आपके पास कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कोल, पेट्रोलियम। यहां इनके यूजेस में भी ये चीज रहेगी कि जितने भी फ्यूल्स हैं, जैसे हम देखते हैं सीएनजी है, एलपीजी है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो सारे इसके यूजेस में आएंगे। मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, आप काउंट करते रह जाएंगे, इतने यूजेस हम देखते हैं। यहां इसके अबंडेंस की बात की हमने। यहां हम देखते हैं ये किस फॉर्म में मिलता है? इन CO2, CO2 की फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में। बेटा जी नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करें, एक बार सारा नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी, बॉन्डिंग इन कार्बन। बेटा जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, अब मेन टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब शुरुआत हो रही है चैप्टर को। अब थोड़ा सा हम लॉजिकली आगे लेके जा रहे हैं इस टॉपिक के थ्रू, बॉन्डिंग इन कार्बन। इसके साथ साथ मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये हमारा एक नया एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे हम भी अपनी क्वालिटीज को, अपने वे ऑफ टीचिंग को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डाल लेंगे। तो प्लीज अगर आपको प्रॉब्लम रहती है टॉपिक में या किसी भी तरह की क्वालिटी में, तो प्लीज कमेंट करें और सजेशन दें ताकि हम आने वाली वीडियोस में उसको इंप्रूव कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, बेटा टॉपिक शुरू कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। और बॉन्डिंग इन कार्बन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप सबको 9th क्लास के अंदर लेके जाऊंगा,
क्योंकि क्लास 9 से कुछ वर्ड्स हमारे सामने आए, जिन वर्ड्स को हमने वहां डिस्कस किया, और उन वर्ड्स का यहां पे हमारे को रिक्वायरमेंट रहेगी। वो वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक वर्ड पढ़ा हमने वैलेंसी, एक और वर्ड हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन वर्ड्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हमें इन वर्ड्स को दोबारा दोबारा सुनने को मिलेगा, तो उससे पहले हम इसको अंदर गो थ्रू हो जाते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मतलब था। सबसे पहले जब हमने 9th क्लास में एक टॉपिक किया होगा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले, जिसमें हमने केमिकल फॉर्मूलेज बनाए होंगे। जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाया होगा, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ये सोडियम क्लोराइड। इसमें हम कैसे फॉर्मूला बनाते थे? सबसे पहले हम देखें, हम इनके सिंबल्स को लिखते थे। सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का सिंबल Cl। उसके बाद हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होता था। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का रहेगा, 17 रहेगा क्लोरीन का। इसके बाद हम अरेंजमेंट करते थे, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, उसके बाद हम क्या करते थे? अरेंजमेंट करते थे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन जितना हमें अब यूज है इस चैप्टर के अंदर उतना हम जरूर पढ़ेंगे। हम जब इनका अरेंजमेंट करते थे, क्योंकि हमें पता था कि जो एटॉमिक नंबर है, अगर कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है, एटॉमिक नंबर है, वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होता है न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर। तो इनको हम अरेंज करते थे जब इनकी शेल्स में, तो कैसे आता था, क्या अरेंजमेंट होता था? इसके अंदर आएगा फर्स्ट शेल में 2, देन 8, देन लास्ट में पेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 1, सेम एयर 2, 8, 7। ये इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद एक वर्ड आता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में। मैं एक वर्ड दोबारा बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल एक ही बात है। हम सोडियम की बात करें, सोडियम के सबसे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? साफ साफ दिख रहा है बेटा जी, 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने हो गए? 7। एक वर्ड फिर हमने पढ़ा, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी का क्या मतलब था? सिंपल वर्ड्स में हम बात करें, वैलेंसी का मतलब था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसका क्या मतलब है कि अगर हम क्लास 9 तक की बात करें, अभी 10th में हमने बॉन्डिंग को पढ़ना है, कार्बन में कहां क्या नेचर में चेंज आएगा, बाद की बातें हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो कंसेप्ट था ये कहता था कि कोई भी एलिमेंट कब कंबाइन करता है, क्यों कंबाइन करता है, क्योंकि यहां कुछ क्वेश्चंस अराइज होते थे हमारे 9th क्लास में कि कोई भी एलिमेंट, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन करता है, कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन करता है। पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने अराइज होता है। अगला क्वेश्चन अराइज होता है इसके आंसर के देने के बाद, कोई भी एलिमेंट फिर कैसे कंबाइन करता है, क्यों करेगा और कैसे करता है। सबसे पहले तो हम क्यों का आंसर देते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन कर रहा है। हमारे लेवल के हिसाब से अगर हम अपने 9th 10th लेवल की बात करें, हमारी टीचर्स एक्सप्लेन करती थी 9th क्लास में, कोई भी एलिमेंट अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करता है। कोई भी एलिमेंट अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करता है। इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। वो अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए कंबाइन करता है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए कंबाइन करता है।
इन सभी बातों का क्या मतलब है, इसको हमने वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं। अब जैसे सोडियम को देखें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें यहां होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए थे। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, यहां पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता था, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, इलेक्ट्रॉन लूज करता था, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ये यूं कहें कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन की बात करें, ये 8 कंप्लीट करने के लिए 1 गेन करता है, 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो अब इन्होंने एक लूज किया, एक गेन किया। तो देखिए जो क्वेश्चन सामने आपके सामने आ रहा है कि क्यों कंबाइन करता है, शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए, या यूं कहें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो सोडियम है, अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वो नियोन से रिजेंबल करती है। नियोन नोबल गैस है, नियोन स्टेबल गैस है। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन आर्गन से रिप्रेजेंट, ऑर्गन से जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इससे रिजेंबल करती है। इट मींस क्लोरीन की बात की जाए, सोडियम की बात की जाए, अब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि नियोन की होती है 2,8, अब सोडियम की भी 2,8 है, ऑर्गन की होती है 2,8,8, क्लोरीन की, क्लोरीन आयन की भी वही है। तो इन सभी बातों का मतलब एक है। कैसे कंबाइन करता है ये हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन अभी तक जो हमने देखा, इलेक्ट्रॉन लूज करके कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके कंबाइन करेगा। ये अभी तक के हमारे कंसेप्ट में था कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ताकि अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करें। उसके बाद वो चार्ज कैरी कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस हैं। और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज NaCl। ये बात थी हमारी 9th क्लास की। अब बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस ना करते हुए अब हम इसको कार्बन में कैरी करते हैं अपनी बात को, क्योंकि चैप्टर में कार्बन करना 9th क्लास को भी डिस्कस नहीं करना इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन की बात करें, कार्बन C इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम अभी 9th के कंसेप्ट से चलें, अगर हम अपने 9th के कंसेप्ट में चलें, तो ये अपनी शेल को कैसे कंप्लीट करेगा। तो कहती है हमारी NCERT कि इसके पास 2 वेज हैं, 2 पॉसिबल वेज हमें दिख रहे हैं अभी तक अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। वो कहती है NCERT, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C4 नेगेटिव। बात को ध्यान से सुनेंगे। हमारी NCERT कहती है कि पहला पॉसिबल वे जो हमें दिख रहा है ना अब तक, वो ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या करेगा, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा। 4 नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब 2,8 हो जाएगी, यानी कि नियोन से रिजेंबल करेगी। इसका मतलब इससे ऐसा स्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन हमें एक दूसरा रास्ता और भी दिख रहा है। हमारी NCERT कहती है हमें एक रास्ता और भी दिख रहा है। वो क्या है कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे और बनाए C4 पॉजिटिव। इट मींस ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 पॉजिटिव बना सकता है और हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है कि उसके बाद इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। दोबारा आराम से देखें, जो टॉपिक है हमारे लिए नया है, जो कंसेप्ट है वो 9th से शुरू तो हो रहा है कि कुछ बेसिक वर्ड्स जो हम 9th से ले रहे हैं, लेकिन आगे डिफरेंट हो जाता है कंसेप्ट। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन की बॉन्डिंग देख रहे हैं कि कैसा नेचर शो करती है। हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन को, हमने देखा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में है। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2,8 भी बना सकता था, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 पॉजिटिव बना सकता था, लेकिन करेगा क्या। अब हमारी NCERT कहती है कि ना तो ये गेन करेगा ना ये लूज करेगा।
अब यहां पे फिर बात आएगी, करेगा क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये दोनों काम इसने क्यों नहीं किए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि करेगा क्या। वो अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसने गेन भी नहीं किए, लूज भी नहीं किए, क्यों नहीं किए, पहले उसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, देखेंगे आगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्बन एक बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं है, कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है, सिर्फ 2 शेल हैं, छोटा सा एलिमेंट है कार्बन। और यह भी हमें पता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, फिर आउट शेल्स होती हैं, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जब 4 नए इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में आते हैं ना, जब 4 नए इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आते हैं, कार्बन बहुत छोटा एलिमेंट है, ये चीजें आपको आने वाले चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस की जाएंगी। जब 4 नए इलेक्ट्रॉन्स आए, अगर ये ऐसा करता तो इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली एटम बहुत छोटा है, तो इनके बीच में क्या होती, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इनके बीच में क्या होती, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, क्योंकि सेम चार्जेस एक लास्ट शेल में काफी सारे आए, तो इनके बीच में रिपल्शंस होनी स्टार्ट हो जाती। और रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती टू स्टेबलाइज दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हम इसे प्रैक्टिकली प्रोवाइड नहीं कर पाते, इस रिपल्शंस को ओवरकम नहीं कर पाते, तो ये एग्जिस्टेंस नहीं हो पाती। जो हमें कागजों पे, बोर्ड पे दिख रहा है कि ये चीज बन सकती है, लेकिन एक्चुअली यहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है एनर्जी का। एनर्जी वर्ड जो है यहां पे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते ताकि इन रिपल्शंस को हम ओवरकम कर सकें। एटम का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स 4 बहुत ज्यादा हैं, रिपल्शंस रहेंगी, जिसके कारण इसकी एग्जिस्टेंस जो है, स्टेबिलिटी है, वो नहीं हो पाती। ठीक है जी। फिर आप कहोगे जी फिर लूज क्यों नहीं करा, वही सेम रीजन है, मिलता जुलता सा। न्यूक्लियस है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इतनी बात हम फिर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे या यूं कहीं प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके बीच में होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। इनके बीच में हमारे पास क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकालना है, उनकी बात कर रहे हैं हम। फिर अगेन इनको अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, कैप एक इलेक्ट्रॉन है, ये मार्कर हमारे पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इनके बीच में है अट्रैक्शन। इन्हें हमें दूर करना है, हमें इसे रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस एनर्जी का क्या नाम है, कैसे वो वेरी करती है, वो हमारी बातें रहेंगी 11th क्लास के लिए। लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि उस एनर्जी को जो प्रोवाइड करना पड़ता है वो इतनी ज्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि उसकी कंप्लीट शेल जो है उसमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएं और C4 पॉजिटिव बना लें। इट मीन्स जितना भी हमने समझा उसके अकॉर्डिंग ये जरूर देख लिया कि कार्बन लूज और गेन तो नहीं करेगा। जो 9 तक की बातें थी जिसमें सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, पोटाशियम ने कभी लूज किया, फ्लोरीन ने कभी गेन किया, ये चीजें कार्बन साथ तो नहीं होंगी। कार्बन के साथ कुछ नया ही कंसेप्ट आने वाला है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को नाम दिया बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसको हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। देखते हैं आगे ये करेगा क्या। एक्चुअली हमारे पास एक नया वर्ड यहां पे आएगा, इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स। इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका क्या मतलब है, इससे किस तरह की बॉन्डिंग बनेगी, इससे जो बॉन्ड बनने वाली है वो है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग। इस कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर के। आज के लिए सिर्फ हम इतना रखेंगे, लेकिन जाते जाते फिर मैं आपसे एक बात और कहूंगा, और शायद कुछ वीडियो तक मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि बेटा जी नया एक्सपीरियंस है, नया प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक्सपीरियंस जो हमारा पढ़ाने का है वो काफी पुराना है। टॉपिक आपको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा, पूरी की पूरी
एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हर टॉपिक के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियोस को जो देख रहे हैं एक कंप्लीट नोट्स बनाएं, क्योंकि आज हम वीडियो देखेंगे, हो सकता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद उस वीडियो का जो कंटेंट है, उस टॉपिक का जो कंटेंट जो हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं वो सारा भूल जाएं। लेकिन अगर यही टॉपिक, यही लेक्चर अगर हमारे पास रिटन फॉर्म में है, आपके द्वारा खुद हाथों के द्वारा लिखा गया, आपकी कॉपी के अंदर है, तो आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा और एक याद भी ज्यादा रहेगा। तो प्लीज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को साथ साथ अपने नोटबुक बनाते चले जाएं, ताकि आपको कल से याद करने में आसानी हो और याद इजीली होगा, टाइम भी कम कंज्यूम होगा। क्योंकि जब चैप्टर काफी सारे हो जाएंगे, टॉपिक काफी सारे हो जाएंगे, तो हर वीडियो को दोबारा दोबारा देखना ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो प्लीज इस टॉपिक को साथ साथ करते जाएं, चैप्टर को साथ साथ करते जाएं। एंड लास्ट, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होती है हमारी टीम और नई से नई वीडियो बनाने के लिए तैयार रहती है कि आप सबका प्यार मिलता है उसमें। तो आप प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।